कश्मीर में आज सेना पर हमला हुआ है और एनकाउंटर जारी क्या है? देखिए, भारत सेना कटिबद्ध है, भारत की सरकार कटिबद्ध है कि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन शांति हो। और कुछ फिक्र परस्त लोग, कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग जो 370 और 35 से के हटने के बाद बहुत विचलित हैं, क्योंकि आम जनता ने तो स्वागत किया था इसके हटने का, तो ये लोग चाहते हैं किसी तरीके से अशांति हो। सेना पे जिस तरीके से इनकाउंटर चल रहा है और कुछ लोगों को सेना की गोली लगने की भी खबर है। हम ईश्वर से आकांक्षा करते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं सुरक्षित हों। लेकिन भारत सरकार का नो नॉनसेंस जो है एटीट्यूड है आतंकवादियों के प्रति, हर एक आतंकवादी को, अंतिम आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करने तक हमारा जो ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। और ये दिखा रहा है कि ये हताश और निराश लोग हैं जो बुरे तरीके से कश्मीर की जनता ने भी जिनको रिजेक्ट कर दिया। अब इसी तरीके की घटनाओं को चोर की तरीके से जंगल में छिपकर अंजाम देकर ये अपने आप सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, पर अब कश्मीर उससे काफी आगे निकल चुका है। प्रधानमंत्री ने महाजंगल राज का संज्ञा दिया। देखिए, 15 वर्ष पहले जब दीदी आई थी सरकार, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक था। उस आतंक से मुक्ति के लिए बंगाल के लोगों ने वोट किया था टीएमसी को, और पिछले 15 सालों में जो टीएमसी का आतंक राज था उसको भी पीछे छोड़ दिया ममता बनर्जी की सरकार ने। जिस तरीके से हिंसा होती रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है, हिंदुओं को, सनातनियों को टारगेट किया गया, घुसपैठियों को दामाद का दर्जा मिला है। 400-500 किलोमीटर अभी भी वो इलाका है पश्चिम बंगाल का जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है, जिसके लिए पूरे तरीके से दीदी जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य सरकार को अधिग्रहण करके ये भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को, बीएसएफ को देनी थी, उन्होंने दिया नहीं, जिसके कारण फेंसिंग नहीं हो पाई। और 500 किलोमीटर के इस इलाके में पूरे तरीके से बीएसएफ के लिए घुसपैठ को रोक पाना बहुत असंभव सा कार्य है। तो घुसपैठ हो रहा है, ममता बनर्जी चाहती है घुसपैठ हो, घुसपैठियों को उन्होंने दामाद का दर्जा दिया है, और ये घुसपैठी अब कहीं ना कहीं आतंक फैला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हमारी सरकार जैसे आएगी वैसे ही हम लोग सबसे पहले इस जमीन का अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को देंगे ताकि फेंसिंग हो सके, और इन घुसपैठियों को चिन्हित करके, भले ही उनके कितने कार्ड क्यों ना बन गए हो, बाहर करने का काम करेंगे। अभिषेक बनर्जी सुबह बंगाल में सफल नहीं होगा। आरएसएस को क्यों जोड़ते हैं? आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जो समाज सेवा में लगे रहती है, सनातनियों के हित में लगे रहती है। राष्ट्रवाद की जहां सोच होती है वहां आरएसएस बढ़कर काम करती है। देश को जब जरूरत होती है आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो आगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो ये संकल्प है कि इस बार टीएमसी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जनता का संकल्प है। कहते हैं ना कि जनता आगे नेता पीछे, वही स्थिति बंगाल में हो गई है। जनता आगे है, वो चाहती है ममता बनर्जी जी की निर्दयी और ये पूरे तरीके से विधि व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली सरकार जाए, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार आए। योजना के तहत मजदूरों के हक को छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। देखिए, पता नहीं राहुल गांधी जी के कौन जो उनके एडवाइजर्स हैं जो उनको आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के नौकरी की गारंटी थी, जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए था। अब तो 125 दिन की गारंटी हो गई। तो कौन नौकरी को छीन रहा है राहुल जी? और मनरेगा में जो घोटाला हुआ था उसी को करेक्शन करने के लिए सारा कुछ डिजिटल हो गया है, अकाउंट में पैसा भी जाएगा, 1 हफ्ते के भीतर जाएगा। तो कौन इसको अब रोक रहा है? और 25 दिन का हमने ज्यादा रोजगार देने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त 60 दिन जो बरसात का समय होता है जिसमें बड़े किसानों के यहाँ जो कामगार हैं उनको रोजगार मिल जाता है, या खेतिहर या किसान खुद अपने जमीन पर खेती करता है, तो वो 60 दिन का भी रोजगार उसको मिलता है। तो केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 185 दिनों का रोजगार रूरल इकोनॉमी के लिए तैयार किया है, जिससे 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बहुत मदद होगी। लेकिन राहुल गांधी जी चाहते नहीं कि देश की अंतिम पंक्ति पर खड़ा हमारा किसान, हमारा कामगार, उसकी उन्नति हो, इसलिए वो हर एक जगह योजना में खोट निकाल रहे हैं। और ऐसे भी राम जी से तो पुराना कांग्रेस का एलर्जी का इतिहास रहा है। उसमें प्रधानमंत्री को भी उस मिशन का हिस्सेदार बनने के लिए इन्वाइट किया गया। देखिए, भारत शुरू से चाहता है कि विश्व में शांति हो। गाजा में शांति के लिए भारत ने बहुत बार दोनों पक्षों से अपील की, सकारात्मक पहल भी की है। भारत के दोनों पक्षों से बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत नहीं चाहता साहब कि खून खराबा किसी भी क्षेत्र में हो, वहां फिर सारा फोकस डेवलपमेंट पर नहीं होकर युद्ध पर हो जाता है। तो हम तो शुरू से शांति के
वहां अपील करते रहे हैं। और अब अमेरिका जो 500% कल तक हम पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, आज हमें किसी शांति प्रस्ताव में शामिल कर रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से यू टर्न अमेरिका की आजकल विदेश नीति का हिस्सा हो गया। भारत सरकार इसमें अंतिम निर्णय लेगी कि उसे क्या करना है, लेकिन भारत तो खुद भी स्टैंड लोन के रूप में भी, ऐसे बोर्ड के बिना भी शांति की पहल हर एक जगह करता है और इसके सकारात्मक पक्ष भी है। भारत की बात भी दूसरे देश सुनते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत तो ऐसे भी गाजा में शांति चाहता है।